मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम डेविस के स्थल रूपों से संबंधित सिद्धांत के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेविस का मूलभूत सिद्धांत क्या है, और वह है किसी भी प्रदेश में स्थलाकृतियों में समय के परिवेश में क्रमानुगत परिवर्तन होता जाता है, अर्थात ऊंचाई में हमेशा अवनयन होता जाता है और ये विकास की श्रृंखला समयबद्ध होती है। इसलिए डेविस के सिद्धांत को या डेविस के मॉडल को कह लीजिए, हम टाइम बाउंड थियरी या टाइम डिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म कहते हैं। और चूंकि लगातार ऊंचाई में कमी होती जाती है, इसलिए हम इसको डिके मॉडल भी कहते हैं। तो डिवीजियन मॉडल को हम डिके मॉडल या टाइम डिपेंडेंट लैंडफॉर्म मॉडल का नाम देते हैं। डेविस महोदय ने अपने स्थलाकृतियों से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन दो लेखों के माध्यम से किया था। पहले बता चुका हूं कि पहला लेख जो है 1889 में इनका रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रकाशित हुआ था, जिसमें इन्होंने नदी के जीवन चक्र के पूर्ण जीवन चक्र का उल्लेख किया था, अर्थात नदी के विकास में चक्रीय संकल्पना का उल्लेख किया था, कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ। और दूसरा इनका सर्वप्रसिद्ध सिद्धांत आया था, लेख आया था, वह जियोग्राफिकल साइकिल इन 1899। और जियोग्राफिकल साइकिल में नदी द्वारा होने वाले अपर्दन की प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में इन्होंने व्याख्या की थी। तो ये समझ लीजिए कि डेविस का मौलिक सिद्धांत है समय के परिवेश में किसी प्रदेश में स्थल रूपों में क्रमबद्ध विकास अवनयन होना। और इस सिद्धांत की व्याख्या के लिए डेविस ने जियोग्राफिकल साइकिल का उपयोग किया था, जिसमें इन्होंने जलीय प्रक्रम यानी नदी प्रक्रम का उदाहरण लिया था, जो आगे चलकर के प्रसिद्ध हुआ फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन या सिंपली साइकिल ऑफ इरोजन। आगे चलकर के डेविस के अनुयायियों ने, फॉलोअर्स ने, समर्थकों ने, एडवोकेट्स ने और तमाम शोधार्थियों ने अपर्दन चक्र का संबंध विभिन्न प्रक्रमों से जोड़ दिया और विश्व स्तर पर विभिन्न प्रक्रमों द्वारा होने वाले अपर्दन चक्र की व्याख्या प्रारंभ हो गई। जैसे जल के द्वारा होने वाले अपर्दन चक्र को फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन, वायु द्वारा होने वाले अपर्दन चक्र को एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, वायु अपर्दन चक्र, फिर कास्ट अपर्दन चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र, और तो और 1950 ईस्वी में जर्मनी में, जहां अधिकांश विद्वान डेविस के घोर विरोधी थे, एलसी पेल्टियर महोदय ने परिहिमानी अपर्दन के साथ भी चक्रीय संकल्पना को जोड़ दिया और उनका ये आया सिद्धांत पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन। तो इस तरह से डेविस महोदय को 1899 से 1950 ईस्वी तक, इतने लंबे समय तक इतनी शोहरत मिली, इतना समर्थन मिला, जितना शायद आज तक किसी भी भूआकृति विज्ञान वेत्ता को नहीं मिल सका है। तो डेविस में क्या ऐसा था जो इनके सिद्धांत की व्यवहारिकता विश्वव्यापी हो गई थी? तो आइए हम जानते हैं। पहली बात तो यह है कि डेविस ने अपने सिद्धांत को सरल रूप में, रोचक रूप में और सरल शैली में, भाषा में प्रयुक्त किया था। और इन्होंने ऐसे नामावलियों का प्रयोग किया था जो आसानी से स्मरण किया जा सकता है, जैसे
तरुण स्थलाकृति, प्रौढ़ स्थलाकृति, जीर्ण स्थलाकृति। और डेविस महोदय ने अपने सिद्धांत का उद्देश्य क्या रखा था? दो रखा था। किसी प्रदेश के स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध वर्णन करना, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड फॉर्म, ये बता चुका हूं पहले आपको। दूसरा क्या था कि किसी प्रदेश में स्थल रूपों का जननिक वर्गीकरण करना, टू प्रेजेंट ए जेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी उत्पत्ति के आधार पर स्थल रूपों का वर्गीकरण करना। डेविस महोदय ने अपने स्थल रूपों के सिद्धांत में 3 कारकों का उपयोग किया, और ये 3 कारक आगे चल करके प्रसिद्ध हुए ट्रायो ऑफ डेविस के रूप में। डेविस के त्रिकट कौन थे? संरचना, प्रक्रम और समय, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और इसी आधार पर आगे चल करके उनके अनुयायियों ने और लेखकों ने, शोधार्थियों ने, विद्वानों ने उसे सूक्त के रूप में, संकल्पना के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जैसे लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस, कि किसी भी प्रदेश में स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। या लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। और 1986 में आते आते केजे ग्रेगरी महोदय ने इसे एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो डेविस के 3 कारक आगे चल करके जियोमॉर्फोलॉजिकल समीकरण के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी उसको एक मैथमेटिकल जामा पहना दिया गया, और दैट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन, जिस पर हम आगे किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे, भूआकृतिक समीकरण के विषय में। संरचना को डेविस ने विशद रूप में लिया। संरचना के अंतर्गत 3 एस्पेक्ट प्रमुख होते हैं। नेचर ऑफ रॉक, चट्टानों की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चट्टान अवसादी है, मेटामॉर्फिक है या आग्नेयशैल है। दूसरा, डिस्पोजिशन ऑफ रॉक बेड्स, चट्टानों के स्तरों की स्थितियां कैसी हैं, यानी वो वलित हैं, फोल्डेड हैं, फॉल्टेड हैं, भ्रंशित हैं, या इंक्लाइंड है, झुकी हुई हैं, एक दिशा में झुकी हुई हैं, यूनिक्लिनल स्ट्रक्चर इत्यादि। और भौमिकी संरचना के अंतर्गत देखते हैं फॉल्टिंग की पोजीशन, फॉल्ट्स, फ्रैक्चर, राफ्टिंग एंड लिनामेंट। ये सब मिल करके किसी भी प्रदेश में स्थल रूपों के विशेषताओं और विकास को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। डेविस ने अपने इस स्थल रूपों के सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? कि समय के परिवेश में स्थल रूपों में क्रमिक विकास, इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने जियोग्राफिकल साइकिल का उपयोग किया, जिसमें उनकी मान्यता थी कि प्रारंभ में लघु समय में त्वरित गति से उत्थान होता है। देयर इज अ रैपिड रेट ऑफ शॉर्ट पीरियड, रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। अब जब तक उत्थान समाप्त नहीं होता, अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। जब उत्थान समाप्त हो जाता है तो अपर्दन के प्रक्रम, जिसमें उन्होंने नदी का पहले उदाहरण लिया था, कार्य करना प्रारंभ कर देते, और तब अपर्दन चक्र जो होता है वह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं से। और इस तरह से तरुणावस्था में नदी में ऊर्जा अधिक होती है, अपर्दन करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वैली डीपनिंग अधिक होती है। प्रौढ़ावस्था में नदी में ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए वैली वाइडनिंग होती है, और अंत में आते आते ये पेनीप्लेन का निर्माण होता है, जिसके ऊपर वैक्सो कॉनकेव ढाल वाली अवशिष्ट पहाड़ियां दृष्टिगत होती हैं, जिसको डेविस ने मोनार्डनाक नाम दिया। पिछले लेक्चर में मोनार्डनाक नाम क्यों दिया ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मान्यता थी डेविस की, यह आलोचना का सबसे अधिक शिकार हुई।
अधिकांश लोगों ने पहले तो चक्र शब्द पर ही टीका टिप्पणी प्रारंभ की कि स्थल रूप स्थलाकृतियों के विकास के चक्र को मानव जीवन के चक्र से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और दूसरा ये कि अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। देखिए, डेविस महोदय एमएससी मैथमेटिक्स थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिकल ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। क्या उनको इतना आभास नहीं था कि अपर्दन जो है उत्थान होते ही हो सकता है? देखिए, जब कोई मॉडल प्रस्तुत किया जाता है, कोई सिद्धांत बनाया जाता है, तो माइनर डिटेल्स को छोड़ देते हैं, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। डेविस से जानते थे, लेकिन उन्होंने मान्यता दी कि त्वरित गति से लघु समय में उत्थान होता है। ये तो आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन उस समय अपर्दन जो होता है वो इतना कम होता है कि परिलक्षित नहीं होता है। इसलिए डेविस महोदय ने इसे नजरअंदाज किया। और जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई तो लोगों ने पुनः आपत्ति व्यक्त की कि दीर्घ काल तक स्थलखंड स्थिर दशा में नहीं हो सकता है। यस, डेविस ये भी जानते थे कि स्थलखंड कोई प्रदेश दीर्घ काल तक स्थिर दशा में नहीं रह सकता है, उसमें उत्थान या अवतलन हो सकता है। तो जब कभी उसमें उत्थान या अवतलन होगा तो चक्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसको इन्होंने नाम दिया इंटरप्शन इन साइकिल ऑफ इरोजन। और ये स्थल भाग में उत्थान या समुद्र तल में सी लेवल के में ऋणात्मक परिवर्तन यानी सी लेवल के नीचे जाने से अपर्दन चक्र की अवधि बढ़ जाती है, यानी नदी तरुणावस्था में पहुंच जाती है और फिर अपने नदी को घाटी को गहरा करने लगती है। इसे रिजोनेशन नाम दिया उन्होंने। रिजोनेशन हो सकता है, या स्थलखंड में अवतलन हो जाए, या समुद्र तल ऊपर उठ जाए, आधार तल ऊपर उठ जाए, तो अपर्दन चक्र का समय कम हो जाएगा। यहां भी बाधा उत्पन्न हुई। इसको नाम दिया उन्होंने इंटरप्शन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। तो रिजोनेशन और इंटरप्शन ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन की व्याख्या इन्होंने की जब इन्होंने आपत्तियों के स्पष्टीकरण में अपना मत प्रस्तुत किया था। तो डेविस महोदय का सिद्धांत इतना सरल सुरुचिपूर्ण था कि यह जो है विश्वव्यापी इसको समर्थन मिला। लेकिन 1950 के बाद से इसकी आलोचना शुरू हुई और इसके लिए उसमें बहुत से सुझाव, अमेंडमेंट, सुधार इत्यादि सुझाए गए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। डेविस के सिद्धांत में हम लोग चाहें तो इंट्रोपी की संकल्पना को भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे तरुणावस्था में अधिकतम स्थलाकृतियों में क्रम होता है, ऊंची स्थलाकृति, निचले लैंडफॉर्म, गारी, घाटियां इत्यादि, ऊर्जा अधिकतम होती है और इंट्रोपी न्यूनतम होती है, माने मैक्सिमम ऑर्डरिंग होती है। जीर्णावस्था में आते थे ऊर्जा न्यूनतम होती है। देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप, और नदी की ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, इसलिए आकृति विहीन पेनी प्लेन का निर्माण हो जाता है, आर्डर समाप्त हो जाता है, यानी मैक्सिमम डिसऑर्डर हो जाता है, यानी मैक्सिमम इंट्रोपी हो जाती है। तो ये लेकिन डेविस ने नहीं कहा है, ये हम लोग आज के संदर्भ में इसमें प्रयुक्त करते हैं। नमस्कार।